पाएगा। मुंबई को दहलाने के लिए आम कपड़ों में आम दिखने वाले 8 लड़के स्पीड बोट से बुधवार पार्क में उतरते हैं। इतना नॉर्मल दिखने के बावजूद भी इन लड़कों को देखकर वहां के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इन लोगों में मौजूद भरत तमोरे नाम के एक आदमी को अजीब लगने के साथ साथ कुछ मिस्टीरियस भी फील हुआ। इसलिए उन्होंने फौरन सभी लड़कों को रोककर उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस सवाल पर पहले तो सभी हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर कोई खुद को स्टूडेंट तो कोई कुछ बताता है। लेकिन इतने में उन लड़कों में से एक लड़का जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि अपने काम से काम रखो। रात का वक्त था और ऐसे में एक ही उम्र के 8 लड़के कंधों पर 2 बड़े बड़े बैग लेकर बिना कुछ बताए वहां से निकल लेते हैं। भरत को इन लड़कों पर शक होता है, जिस कारण वो आगे चलकर इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को भी देते हैं। लेकिन पुलिस बात को हल्के में लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं करती। बाद में कार्रवाई ना करना ही मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर समय रहते मुंबई पुलिस कोई कार्रवाई करती तो शायद मुंबई में मौत का तांडव ना देखने को मिलता। शायद उस दिन का इतिहास 166 लोगों के खून से सना नहीं होता। वहां से निकलने के बाद सभी लड़के 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर टारगेट की गई लोकेशंस की तरफ निकल पड़ते हैं। इन लोकेशंस में सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। सारी जगह वहां से बस कुछ ही दूरी पर थी। हालांकि समुद्र के रास्ते से आई बोट में 8 नहीं बल्कि टोटल 10 लड़के थे, जहां 10 में से 8 लड़के बोट से उतरकर सड़क के रास्ते अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच रहे थे, तो वही बाकी के 2 लड़के अपनी टारगेट ओबरॉय होटल तक पहुंचने के लिए बोट का ही इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जहां ये लड़के अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए तेजी से अपनी अपनी लोकेशंस की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो वही दूसरी ओर मुंबई हमेशा की तरह अपनी धुन में बस चलती जा रही थी। लोग रोज की तरह काम काज में बिजी थे, लेकिन अचानक मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठती है। मुंबई के लिए यह आवाजें नहीं थी। अंडरवर्ल्ड के गुटों में अक्सर शूट आउट होता रहता था। थोड़ी बहुत गोलीबारी तो मुंबई के लिए आम बात थी, लेकिन आज कुछ बड़ा हुआ था। इतना बड़ा कि जिसकी आवाज ने देश को सुन्न करके रख दिया था। इस धमाके और अंधाधुन गोलीबारी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से होती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटों की देरी से चल रही थी। यात्रियों को ये कहां पता था कि ये देरी उनके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। इस्माइल खान और अजमल कसाब नाम के 2 लड़के एक साथ स्टेशन पर पहुंचते हैं और ऐसे खौफनाक मंजर को जन्म देते हैं जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। यहाँ पहुंचकर जहां कसाब पागलों की तरह हंसते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, तो वही इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्यों और किस कारण उन पर ऐसा हमला किया जा रहा है। चारों ओर बस गोलीबारी और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। लगातार गोलियों की आवाज और बॉम्ब धमाकों से लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसको जहां जगह मिलती है वो वही छुप जाता है। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच दोनों इस तरह फायरिंग कर रहे थे जैसे मानो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इन दोनों आतंकियों का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अधिक से अधिक लोगों की मौत। स्टेशन पर काम करने वाले लोगों और रेलवे पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए। फिर भी दोनों आतंकियों को रोकने के लिए रेलवे पुलिस हर एक कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। दरअसल दोनों लड़के पहले से ही प्लान बनाकर आए थे और उनके पास हर तरह के हथियार मौजूद थे, लेकिन रेलवे पुलिस के पास केवल उनकी ड्यूटी रिवॉल्वर ही मौजूद थी, जिस कारण वो इनका सामना नहीं कर पाते और वही शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच रेलवे स्टेशन के ही एक कर्मचारी विष्णु दत्ताराम अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनाउंसमेंट करके सभी पैसेंजर्स को आगाह करते हैं कि वो फौरन स्टेशन को छोड़कर अपनी जान बचाए। अनाउंसमेंट सुनते ही कई लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन आतंकियों का हमला इतना भयानक था कि केवल 1 घंटे में 58 लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, तो वही 104 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब सीएसटी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी चल रही होती है, तभी मुंबई पुलिस को इस घटना की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती, एक और खूनी खेल खेला जाता है और इस बार लोकेशन अलग थी। मुंबई के फेमस लियोपोल्ड कैफे में उन्हीं 10 में से 2 आतंकी शोएब और नाजिर एकदम सीएसटी रेलवे स्टेशन जैसी ही घटना को अंजाम देते हैं। लियोपोल्ड कैफे में अपनी शाम को हसीन बनाने में डूबे हुए लोगों को आने वाले पल की कोई खबर नहीं थी। पार्टियों में मशगूल लोगों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी रात साबित होगी।
वो खुशी और जश्न के माहौल में खोए हुए थे कि तभी दो जवान लड़के हाथों में हथियार लिए कैफे में बैठे हर एक शख्स के खून के प्यासे बन जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक बेहद जाना माना कैफे है, जहां लोगों की हमेशा भीड़ रहती है। इस कैफे पर फॉरेनर्स का भी हमेशा से आना जाना रहा है। कैफे की पॉपुलैरिटी और फॉरेनर्स की प्रेजेंस के कारण ही इस कैफे को टारगेट किया जाता है। दोनों आतंकी लियोपोल्ड कैफे में घुसते ही कई राउंड फायरिंग करते हैं। अचानक से की गई अंधाधुंध फायरिंग से कैफे में बैठे कई लोग चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पाते, जिस कारण इस हमले में कई विदेशी और भारतीय लोग मारे जाते हैं। मुंबई में लगातार 2 अटैक्स होने के बाद भी बात यहाँ नहीं थमती है। अभी तो बस शुरुआत हुई थी और अभी कई बड़े हमले बाकी थे, जिनमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी जानी थी। लियोपोल्ड कैफे को टारगेट करने के बाद ये दोनों आतंकी ताज होटल की ओर अपना रुख करते हैं, जहां पहले से ही इनके 2 गैंग मेंबर पहुंच चुके थे। लगातार हो रहे अटैक से चैन की नींद सो रहे लोग जाग जाते हैं। लोगों को उनके घर में ही रहने की सलाह दी जाती है। सब कुछ इतना अजीब और तेजी से हो रहा था कि किसी को सोचने और संभलने तक का वक्त नहीं मिल पाता। हर गुजरते मिनट के साथ मीडिया में अटैक की न्यू हेडलाइन फ्लैश कर रही थी। चंद घंटों पहले शुरू हुआ ये हमला ऐसा विकराल रूप ले लेता है कि हर तरफ से सिर्फ गोलीबारी और बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें ही सामने आ रही थी। अपनी तेजी के लिए मशहूर मुंबई कुछ समय के लिए रुक सा जाता है। शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस को ये सब एक गैंग वॉर लगता है, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस को भी समझ आ जाता है कि ये कोई गैंग वॉर नहीं बल्कि एक फुल्ली प्लान टेररिस्ट अटैक है। मुंबई में उस दिन एक ही समय पर कई जगह हमले हो रहे थे। जब सीएसटी स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे में हमला हो रहा था, तभी आतंकियों का एक और ग्रुप ताज होटल को निशाना बना रहा था। ताज होटल पर अटैक की इतनी जबरदस्त प्लानिंग की गई थी कि जिस समय ताज होटल पर हमला किया जाता है, उस समय होटल के मैक्सिमम रूम्स बुक थे। हमले के वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी के कई डेलीगेट्स भी होटल में मौजूद होते हैं। इत्तेफाक से उस दिन गौतम अडानी भी ताज होटल में ही मीटिंग कर रहे होते हैं। हालांकि अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही अडानी बाहर की ओर जाने लगते हैं, वैसे ही उनकी टीम उन्हें एक और मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करती है, जिस कारण बाहर निकलने के बजाय वो वापस से मीटिंग रूम में चले जाते हैं। एक तरफ अडानी मीटिंग के लिए जाते हैं तो दूसरी ओर अब तक आतंकियों का तीसरा ग्रुप हाफिज और जावेद ताज होटल के मेन एंट्रेंस से होटल में घुस जाते हैं। उनके होटल में एंटर करते ही होटल ताज गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से गूंज उठता है। जैसे ही अडानी की टीम को इस हमले के बारे में पता चलता है, अडानी को तुरंत किचन के जरिए बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहां वो रात भर रहते हैं और सुबह उन्हें मार्कोस कमांडो सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। अडानी तो सेफ हो चुके थे, लेकिन अभी भी यहाँ हजारों लोगों की जान दांव पर लगी थी। दोनों आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर हर तरफ डर का माहौल था। सबसे पहले इन दोनों आतंकियों ने मेन गेट पर ड्यूटी कर रहे गार्ड की हत्या कर दी। उसके बाद होटल के ग्राउंड फ्लोर पर जो भी लोग थे, उनमें से कुछ को मार दिया और कुछ को हॉस्टेज बना लिया। ग्राउंड फ्लोर के बाद आतंकी फायरिंग करते हुए सीढ़ियों से ऊपर के फ्लोर्स को खंगालने लगते हैं। हालांकि इस मौके का फायदा उठाकर मुंबई पुलिस अलग अलग गेट से कई बड़े अधिकारियों को सेफली रेस्क्यू कर लेती है। 200 के करीब लोग खुद होटल की खिड़कियों को तोड़कर बेडशीट और पर्दों के सहारे अपनी जान बचाने में सफल होते हैं। यहाँ पर आतंकियों का मोटिव किसी बड़े बिजनेसमैन या फॉरेन डेलीगेट्स को हॉस्टेज बनाने का था, ताकि इसके सहारे वो इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सके। दोनों आतंकी होटल में घुसने के साथ ही पहले 5th फ्लोर पर अटैक भी इसलिए ही करते हैं क्योंकि 5th फ्लोर पर बिजनेस सेंटर था। उन्हें लगा था कि इस फ्लोर पर उन्हें कोई ना कोई बड़ा आदमी जरूर मिल जाएगा। हालांकि अगर गौतम अडानी को रेस्क्यू नहीं किया जाता तो इनके मंसूबे पूरे हो भी सकते थे। लेकिन 5th फ्लोर पर किसी बिग पर्सनैलिटी के ना मिलने पर दोनों आतंकी फायरिंग करते हुए 6th फ्लोर पर चढ़ जाते हैं और वहां अपना कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए एक कमरा तलाशने लगते हैं। उनकी नजर रूम नंबर 520 पर पड़ती है, जो अंदर से बंद था। बहुत खटखटाने के बाद भी गेट नहीं खुलता तो आतंकी हथियारों से मारकर गेट खोल देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। दरअसल उस कमरे में कॉर्पोरेशन बैंक के फॉर्मर चेयरमैन KR रामामूर्ति मौजूद थे। होटल में गोलियों की बौछार और लोगों की चीख पुकार से उन्हें भी इस हमले के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने रूम के गेट को बंद कर वॉशरूम में छुप जाते हैं। लेकिन कमरे का गेट खुलते ही उनकी धड़कनों की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है और जिसका डर था वही होता है। वॉशरूम में छुपे रामामूर्ति आतंकियों की नजर में आ जाते हैं, लेकिन आतंकी उनको मारने के बजाय उन्हें वही बंधक बना लेते हैं। ताज होटल पर अटैक के बीच ही विले पार्ले और वाड़ी बंदर में चलती टैक्सी में तेज आवाज के साथ बॉम्ब ब्लास्ट होता है और आसमान धुएं से भर जाता है। टैक्सी में ट्रैवल कर रहे सभी लोग मारे जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि आसपास की कई बिल्डिंग्स में आग लग जाती है और उससे भी कई लोगों की मौत हो जाती है। टैक्सी में बॉम्ब लगाने का काम भी उन 10 लोगों में से ही कुछ टेररिस्ट का होता है।
दरअसल आतंकी फेमस और क्राउडेड जगहों को टारगेट तो कर ही रहे थे, इसके अलावा उनका टारगेट वो टैक्सी भी होती है जिनसे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आतंकी टैक्सी में ट्रैवल करते समय ड्राइवर को बातों में उलझाकर उनमें बॉम्ब लगा देते और फिर खुद टैक्सी से उतर जाते। टैक्सी ब्लास्ट के जरिए भी वो मुंबई को दहला रहे थे। ताज होटल में जब दोनों आतंकी 6th फ्लोर पर अपना कंट्रोल रूम बना रहे थे, तभी उनके 2 और साथी नाजिर और शोएब भी ताज होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही ये दोनों आतंकी पागलों की तरह अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कई लोगों को मार देते हैं और 4 लोगों को हॉस्टेज बनाकर रूम नंबर 520 में ले जाते हैं। अब इस रूम में 4 आतंकी और 5 हॉस्टेजेस होते हैं। इस वक्त कोई आतंकी लगातार किसी से फोन पर आगे के हमले को लेकर बात कर रहा होता है, तो कोई आतंकी 5 बंधकों की आईडीज को गूगल पर सर्च करके ये ढूंढने की कोशिश में लगा होता है कि काश इनमें से कोई एक बड़ा आदमी हो जिसके जरिए भारत सरकार पर दबाव बनाकर नेगोशिएशन किया जा सके। लेकिन पकड़े हुए लोगों में कोई भी बड़ा नाम नहीं मिलने पर आतंकी कमरे की चादरों और पर्दों में आग लगा देते हैं और रूम को लॉक करके खुद बाहर आ जाते हैं। आग के धुएं से हॉस्टेजेस का दम घुट रहा होता है, लेकिन किसी भी तरह वो एक दूसरे को आजाद करके बेडशीट्स के सहारे कमरे की खिड़कियों से नीचे उतरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये 5 हॉस्टेजेस तो बच जाते हैं, लेकिन ताज होटल में अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। एक तरफ ताज होटल में आतंक मचा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों की चौथी टीम के नाजिर और बाबर इमरान नरीमन हाउस में घुसकर वहां मौजूद लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। दरअसल नरीमन हाउस पर इन आतंकियों का अटैक करने का एक अलग मोटिव होता है। 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग जूइश ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 साल पहले ही खरीदी गई थी, जिस वजह से नरीमन हाउस एक यहूदी सेंटर होता है। यहाँ कई यहूदी आकर रुकते और प्रेयर करते। इस जगह पर इजरायली प्रीस्ट राबी गैब्रियल होल्सबर्ग और उनकी पत्नी रिफ्का अपने बेटे मोशे के साथ रहते थे। जूस सेंटर होने की वजह से आतंकियों का प्लान यहाँ पर किसी को मारने की बजाय उन्हें बंधक बनाने का होता है। उनका मोटिव था कि वो सभी इजरायली सिटीजन्स को हॉस्टेज बनाकर इजरायली गवर्नमेंट से नेगोशिएट करते, जिसके चलते इजराइल भारत पर अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए दबाव बनाता। इस तरह आतंकियों का मकसद इजराइल और इंडिया के रिलेशन में फूट डालने का भी था। इसलिए दोनों आतंकी यहाँ रह रहे गैब्रियल और उनकी पत्नी रिफ्का पर इजराइल की एम्बेसी से बात करवाने के लिए प्रेशर बनाते हैं। लेकिन जब कोई बात नहीं बनती तो आतंकी फ्रस्ट्रेट होकर नरीमन हाउस को भी खून से रंग देते हैं। इस हमले में गैब्रियल और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ समेत 9 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। CST स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, नरीमन हाउस और टैक्सी बॉम्ब ब्लास्ट्स। जहां इतना सब हो रहा था तो वही आतंकियों का 5वां ग्रुप अब्दुल रहमान और फहदुल्ला ओबरॉय होटल के पास बोट को समुद्र के किनारे लगाते हैं और होटल की लॉबी में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी आतंकियों का अटैक का तरीका सेम होता है। ये दोनों आतंकी भी बाकी आतंकियों की तरह ओबरॉय होटल में गोलीबारी करते हैं। गोलियों की आवाज से कई लोग जैसे तैसे बचकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान आतंकी होटल के 2 स्टाफ मेंबर जॉर्डन और प्रदीप को बंदी बना लेते हैं। आतंकी पहले जॉर्डन को पकड़कर उसे फोर्स करते हैं कि वो फर्नीचर और पर्दों पर अल्कोहल डालकर उनमें आग लगाए, लेकिन ऐसा करते हुए जॉर्डन के हाथ कांपने लगते हैं, जिसे देखकर एक आतंकी गुस्से में आ जाता है और जॉर्डन को गोली मार देता है। जॉर्डन के मरते ही आग लगाने का काम प्रदीप को सौंपा जाता है। प्रदीप मौत के डर से जैसे तैसे वहां मौजूद पर्दों और फर्नीचर में आग लगा देता है। इसके बाद प्रदीप से VIP लोगों के बारे में आतंकी पूछताछ करते हैं। यहाँ प्रदीप चालाकी दिखाते हुए बताता है कि VIPs ऊपर वाले फ्लोर पर होंगे, इसलिए लिफ्ट से जाना पड़ेगा। प्रदीप और दोनों आतंकी लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिफ्ट के खुलते ही प्रदीप आतंकियों को चकमा देकर अकेला लिफ्ट में घुस जाता है और नीचे जाने का बटन दबाकर लिफ्ट को बंद कर देता है। ये सब इतना अचानक से हुआ था कि आतंकियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इस चकमे से आतंकी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और पहले लिफ्ट और फिर चारों तरफ पागलों की तरह फायरिंग करने लगते हैं। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एक ही दिन एक ही वक्त पर अलग अलग जगह से अटैक्स की खबर सुनकर महाराष्ट्र पुलिस क्लूलेस हो जाती है। कुछ देर के लिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि गोलीबारी की सूचना पाते ही मुंबई ATS के हेड हेमंत करकरे जल्द ही अपनी टीम तैयार कर आतंकियों का पीछा करते हैं। वो पहले CST रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, पर वहां तब तक खून का खेल खेला जा चुका था। तभी उन्हें फोन पर पता चलता है कि 2 आतंकी बंदूकें लेकर कामा हॉस्पिटल के पास वाली गली में देखे हैं। ये क्लू मिलते ही हेमंत करकरे अपनी गाड़ी को कामा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देते हैं। इस गाड़ी में हेमंत करकरे के साथ ACP अशोक कामते, विजय सलास्कर, हेड कांस्टेबल अरुण
अरुण जाधव और 3 सिपाही भी मौजूद थे। गाड़ी जैसे ही कामा हॉस्पिटल की गली के पास पहुंचती है, सीएसटी पर हमला करने वाले कसाब और इस्माइल एकदम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं और गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो कुछ ही मिनट्स में AK-47 की 2 मैगजीन पुलिस की गाड़ी पर खाली कर देते हैं। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी गोलीबारी होती है, जिसके चलते कसाब के हाथों में गोली लग जाती है, लेकिन आतंकियों के ताबड़तोड़ हमले ने पुलिस की गाड़ी को छल्ली कर दिया था। पुलिस की तरफ से फायरिंग रुकते ही कसाब और इस्माइल गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं कि कोई पुलिस वाला जिंदा तो नहीं बचा। इस गोलीबारी में हेमंत करकरे सहित कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। दोनों आतंकियों ने जब गाड़ी में आगे पीछे देखकर पक्का कर लिया कि कोई भी जिंदा नहीं है, तो वो विजय सलस्कर, हेमंत करकरे और अशोक कामते की बॉडीज को नीचे उतारते हैं और ड्राइवर वाली सीट को खाली कर देते हैं। आतंकी पीछे की सीट पर बैठे पुलिस कर्मियों की डेड बॉडीज को भी गाड़ी से उतारना चाहते थे, लेकिन पीछे का डोर ना खुलने की वजह से टाइम ना वेस्ट करते हुए वो आगे वाली सीट पर बैठकर गाड़ी को लेकर वहां से मालाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि गोलीबारी के कारण गाड़ी की हालत काफी खराब हो जाती है। गाड़ी के टायर्स में गोली लगने की वजह से कुछ दूर चलते ही गाड़ी पंचर हो जाती है। दोनों आतंकी गाड़ी को चेंज करने का सोचते हैं कि तभी उन्हें सामने से एक स्कोडा गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और बंदूक के दम पर स्कोडा को रोककर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और मालाबार हिल की तरफ बढ़ जाते हैं। इस वक्त 2 चीजें अच्छी हुई। एक तो आतंकी स्कोडा कार में बैठी फैमिली को मारना भूल जाते हैं और दूसरा ये कि आतंकियों का ध्यान नहीं जाता कि जिस पुलिस कार में बैठकर वो यहाँ तक आए थे, इसके पीछे की सीट पर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव अभी भी जिंदा थे। उनके बस कंधे पर गोली लगी थी और वो मरने का नाटक करते हुए पूरे रास्ते इस्माइल और कसाब की बातें सुनते हुए आए थे। इसलिए आतंकियों ने जैसे ही पुलिस की गाड़ी को खाली किया, अरुण जाधव ने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके आतंकियों के डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। ये खबर मिलते ही मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं और इन बैरिकेडिंग के साथ पुलिस फोर्स भी जगह जगह पर तैनात हो जाती है। पुलिस की हरकत में आने के कारण अब चारों तरफ से दोनों आतंकी पुलिस वालों से घिर जाते हैं। भागने का एक भी मौका ना देख वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं। एकदम से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है, लेकिन पुलिस के आगे दोनों आतंकी कहीं नहीं टिक पाते। जब आतंकियों की तरफ से गोली चलना बंद हो जाती है तो पुलिस को उनके मर जाने का आभास होता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आगे बढ़कर आतंकियों की मौत की पुष्टि कर सके। ऐसे में पुलिस कर्मियों की भीड़ को चीरते हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले आगे आते हैं और सबसे बहादुरी का काम करते हैं। वो अनार्म्ड होते हुए भी आतंकियों की बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास पहुंचते ही एक आतंकी उठ खड़ा होता है और जैसे ही वो गोली चलाने के लिए बंदूक आगे करता है, तुकाराम बंदूक को कसकर पकड़ लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि आतंकी भाग ना पाए। उनके इस एक्शन से आतंकी गुस्से में 23 गोलियां उनके शरीर में दाग देता है, जिस कारण तुकाराम ओम्बले वहीं पर शहीद हो जाते हैं। हालांकि शहीद तुकाराम ओम्बले का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। जहां एक आतंकी पहले ही मारा जा चुका था, तो वहीं उनकी बहादुरी के कारण दूसरे आतंकी को जिंदा पकड़ लिया जाता है। पकड़े गए आतंकी का नाम कसाब था, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत काम आता है। लेकिन अभी भी 8 आतंकी बाकी थे जो मुंबई में आतंक मचा रहे होते हैं। इनके अगले एक्शंस के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये अटैक्स हुए ही क्यों, ये अटैक्स किसने करवाए और कौन इन सभी हमलों का मास्टरमाइंड था। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद भारत दंगों की आग में जल रहा था। ऐसे में कई इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप भारत पर अटैक करने की फिराक में थे। इन अटैक्स का पहला एग्जाम्पल 12 मार्च 1993 को देखने को मिलता है, जब मुंबई में एक के बाद एक पूरे 12 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिनमें 257 लोगों की जान चली जाती है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इन अटैक्स की छानबीन के समय पता चलता है कि धमाकों में यूज किया गया RDX मुंबई में समुद्री रास्तों से लाया गया था। इस कारण समुद्र की सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है और कोस्ट गार्ड के द्वारा मुंबई के कोस्टल एरियाज की लगातार हेलीकॉप्टर और शिप्स के जरिए पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन अचानक से 2006 में इस पेट्रोलिंग को नेवी की तरफ से रोक दिया जाता है। नेवी के इस फैसले के कारण भारत के खिलाफ साजिश कर रहे टेररिस्ट ग्रुप्स को भारत पर अटैक करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा का लीडर हफीज सईद भारत पर एक ऐसा अटैक प्लान कर रहा है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच ले। इससे पहले भी कई बार हाफिज सईद भारत में कई अटैक्स करवा चुका था, लेकिन इस बार बड़े धमाके के लिए उसे कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जो इस काम में उसका साथ दे सके।
इत्तेफाक से ऐसे समय में उसकी मुलाकात दाऊद सईद गिलानी से होती है, जो अमेरिका में रहकर ड्रग्स के बिजनेस का काम करता था और इस काम के चलते कई बार जेल भी जा चुका था। दाऊद गिलानी के पिता सैयद सलीम गिलानी एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे और माँ एलिस सिरिल हेडले अमेरिकन थी। इस वजह से अपीयरेंस में दाऊद बिल्कुल किसी फॉरेनर की तरह दिखता था। इस खास अपीयरेंस की वजह से ही हाफिज सईद दाऊद का इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए करना चाहता था। 2001 से ही हाफिज सईद लगातार दाऊद गिलानी के टच में रहा और अपना मंसूबा पूरा करने के लिए 2002 में हाफिज सईद दाऊद को दावत के बहाने पाकिस्तान बुलाता है। दोनों जब मिलते हैं तो हाफिज दाऊद को अपना प्लान बताता है। हालांकि अभी वो क्लियरली अपना पूरा प्लान दाऊद के सामने अनफोल्ड नहीं करता, पर वो इतना बता देता है कि उसे ये लड़ाई कश्मीर के लिए लड़नी है। दाऊद हाफिज सईद से काफी इन्फ्लुएंस होता है और प्लान के लिए राजी हो जाता है। दाऊद को ट्रेनिंग के लिए कई बार पाकिस्तान बुलाया जाता है और मल्टीपल मीटिंग्स के बाद उसे लश्कर-ए-ताइबा के फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पूरी ट्रेनिंग के बाद लश्कर-ए-ताइबा दाऊद को रिवील करता है कि अभी उसकी जरूरत कश्मीर के लिए नहीं बल्कि मुंबई के लिए है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए सईद दाऊद को पहले यूएस लौटकर अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए कहता है। दाऊद यूएस लौटकर अपनी मदर की आइडेंटिटी को यूज कर दाऊद सईद गिलानी से डेविड कोलमैन हेडली बन जाता है। ये सब करने में पाकिस्तान की आईएसआई दाऊद की हेल्प करती है। अटैक करने से पहले भारत आकर मुंबई की उन सभी लोकेशंस की डिटेल में जानकारी लेना जरूरी था, जिसके लिए डेविड हेडली को मुंबई कई बार आना पड़ता। इसलिए डेविड हेडली बन चुका दाऊद गिलानी अपने स्कूल फ्रेंड तहव्वुर हुसैन राना से कोऑर्डिनेट करता है। दरअसल तहव्वुर राना पहले पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था, लेकिन बाद में एक कैनेडियन लेडी से शादी करके 1997 में कनाडा चला जाता है और वहां काफी लंबे समय से अपनी वीजा कंसल्टेंसी कंपनी चला रहा होता है। दाऊद गिलानी तहव्वुर के साथ एक प्लान बनाता है और उसकी वीजा कंसल्टेंसी कंपनी की एक ब्रांच मुंबई में ओपन कर देता है ताकि उसे बार बार मुंबई आने जाने में कोई परेशानी ना हो। प्लान के मुताबिक दाऊद इस पूरे काम को अंजाम देता है और उसके फॉरेनर लुक और यूएस पासपोर्ट होने की वजह से मुंबई में कोई उस पर शक भी नहीं करता। इस तरह वो कई बार मुंबई आता है और समुद्र के रास्ते किन किन फेमस जगहों पर आकर अटैक किया जा सकता था, ऐसी हर एक जगह की जानकारी लश्कर-ए-ताइबा को देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद मिल रही हर इंफॉर्मेशन की मदद से मुंबई पर अटैक करने की प्लानिंग करता रहता है। अटैक की प्लानिंग हो जाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ लड़कों की जरूरत थी जो मुंबई जाकर इस प्लान को सफल बनाते। इसलिए देर न करते हुए हाफिज सईद लड़कों के सिलेक्शन और ट्रेनिंग का काम ज़कीउर रहमान लखवी को सौंपता है। लखवी इस काम में अपने साथ जरार शाह, अबू काफा और अबू हमजा को भी शामिल करता है। ये लोग ऐसे नौजवान लड़कों की तलाश करते हैं जो घर से भागे हुए हो या जिनकी शादी ना हुई हो, ताकि उन लोगों के आगे पीछे कोई ना हो और आसानी से मजहब और जिहाद की आड़ में इनका ब्रेन वॉश किया जा सके। काफी खोजबीन के बाद 32 लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है। शुरुआत में सिलेक्ट किए गए सभी लड़कों को बताया जाता है कि उन्हें कश्मीर को आजाद कराने के लिए चुना गया है। मजहब के नाम पर उनको भटकाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह ने उन्हें इस पाक काम के लिए खुद चुना है। कट्टरता से प्रभावित सभी लड़के प्लान को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग में जी जान लगा देते हैं। ट्रेनिंग 3 राउंड्स में डिवाइडेड होती है। पहले राउंड की ट्रेनिंग दौरा-ए-अम्मा, दूसरी राउंड की ट्रेनिंग दौरा-ए-सुफा और थर्ड राउंड की ट्रेनिंग दौरा-ए-खासा के नाम से होती है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान इनके सामने भारत के मुस्लिम्स की कंडीशन को बहुत बुरी तरह से पेश किया जाता है। इनके दिमाग में भारत को लेकर इतना जहर घोला जाता है कि ये चाहकर भी कुछ और सोच ही नहीं पाते और हर हाल में अपने मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सभी लड़कों को कई घंटों तक हथियार चलाना सिखाया जाता है। हैंड ग्रेनेड फेंकने और रॉकेट लॉन्चर दागने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। 2 राउंड की ट्रेनिंग तो सभी लड़के जैसे तैसे कर लेते हैं, जिसमें खाने और नमाज पढ़ने के अलावा किसी और काम की छूट नहीं होती। लेकिन दौरा-ए-खासा की ट्रेनिंग के दौरान सभी लड़कों को 60 घंटों तक भूखा रहकर पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग इस कदर सख्त होती है कि कई लड़के इसे बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। तीसरे फेज की ट्रेनिंग के बाद केवल 15 लड़के बचते हैं, जिन्हें फिर दौरा-ए-रिबात नाम की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस तरह अगस्त 2008 आते आते पूरी ट्रेनिंग खत्म होती है। इसके बाद मुंबई पर अटैक करने के लिए 10 लड़कों को चुन लिया जाता है। सिलेक्शन के बाद इन्हें 2-2 के 5 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। सभी को भारत में इस्तेमाल करने के लिए एम्यूनेशन, सैटेलाइट फोन, मैप और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। 27 सितंबर 2008 को मुंबई पर अटैक करने की प्लानिंग फिक्स होती है, जिसके लिए ट्रेन किए गए सभी लड़कों को कराची बुलाया जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इसे रोक दिया जाता है। उसी महीने दिल्ली में लगातार 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिस वजह से दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर
रेड अलर्ट था और जगह जगह छापेमारी हो रही थी। इन सभी खबरों को देखते हुए लश्कर की लीडरशिप इस हमले को कुछ दिन के लिए डिले कर देती है। इसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर सभी 10 लड़कों को बुलाया जाता है और फिर से ट्रेनिंग के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को पूरा किया जाता है। इस बार सभी लड़कों को स्विमिंग करने और बोट चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सभी को वीडियो के जरिए टारगेट करने वाली जगहों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इसमें टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन सी रोड का इस्तेमाल करना है और कैसे इन जगहों पर अटैक करना है, A to Z सब बताया जाता है। अटैक मुंबई में किया जाना था, इसलिए सभी लड़कों को मराठी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें ऐसे कपड़े पहनने को दिए जाते हैं जो उस समय मुंबई के यूथ के बीच ट्रेंड में थे। सभी के हाथों में कलावा भी बांधा जाता है ताकि ये दिखने में हिंदू लगे। इसके बाद फाइनली अटैक करने के लिए सभी लड़कों को 22 नवंबर की सुबह एक छोटे से जहाज में बैठाकर रवाना कर दिया जाता है। कई घंटों तक समुद्र में चलने के बाद सभी को दूसरी बोट अल हुसैनी में शिफ्ट कर दिया जाता है। अल हुसैनी में पहले से ही सभी के लिए 2-2 बैग रखे थे जिनमें अटैक करने के लिए हर तरह के हथियार मौजूद थे। अगली सुबह उन्हें एक कुबेर नाम का इंडियन शिप दिखाई देता है जिसको अमर सिंह सोलंकी चला रहे थे। उस शिप में उनके साथ 3 और लोग मौजूद थे। यहाँ पर आतंकी अपना जहाज खराब होने का बहाना बनाकर कुबेर में बैठे लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज पास आता है वैसे ही सभी लड़के कुबेर पर मौजूद तीनों लोगों को मारकर कैप्टन अमर सिंह को मुंबई की तरफ जहाज को चलाने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे ही जहाज मुंबई के नजदीक आता है आतंकी अमर सिंह को भी मार देते हैं और शिप को लेकर 26 नवंबर की शाम तक मुंबई के किनारे तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये 10 आतंकी मुंबई में किस तरह आतंक मचाते हैं ये तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन इन टेररिस्ट अटैक को रोकने और हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार क्या एक्शन लेती है ये जानने से पहले ये बताते चले कि 26/11 के अटैक से कुछ दिन पहले ही यूएस ने लश्कर-ए-ताइबा के अल हुसैनी शिप के कोऑर्डिनेट्स भारत सरकार को प्रोवाइड किए थे। इसके बावजूद इंडियन अथॉरिटीज ने न तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अल हुसैनी शिप को ट्रैक किया और न ही कोई एक्शन लिया। यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर M.K. नारायणन ने नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ कार्रवाई के योग्य खुफिया जानकारी भी साझा की थी, लेकिन फिर भी समुद्र में न तो अल हुसैनी शिप को पकड़ा गया और न ही इन खौफनाक हमलों को अंजाम देने वाले हथियारों से लैस आतंकियों को रोका जा सका, जिसका परिणाम आज मुंबई को झेलना पड़ रहा था। अटैक से पहले इंडियन अथॉरिटीज द्वारा कोई भी एक्शन न लेने की वजह से मुंबई में पहले से ही काफी तबाही हो चुकी थी। इसके अलावा अभी तक मुंबई पुलिस सिर्फ 2 आतंकियों को कंट्रोल कर पाई थी। अभी भी 8 टेररिस्ट 3 जगहों पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। 2 आतंकी ओबरॉय होटल में तो 4 आतंकी ताज होटल में मौजूद थे। वही 2 आतंकी नरीमन हाउस को अपने कंट्रोल में किए हुए थे। कसाब के पकड़े जाने और ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबरॉय होटल में हो रहे लगातार धमाकों के बाद आखिरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट फुल्ली एक्टिव होती है। सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है। न्यू दिल्ली से NSG कमांडोज को तैयार किया जाता है, लेकिन NSG को टाइम से एयरक्राफ्ट नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें मुंबई आने में समय लगने वाला था। इसलिए काउंटर अटैक करने और सिचुएशन को संभालने का जिम्मा मार्कोस को दिया जाता है। मार्कोस यानी मरीन कमांडोज को अनजान जगहों पर शानदार ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। ये कमांडोज हर तरह के हथियारों को चलाने में फुल्ली ट्रेंड होते हैं, इसलिए इस टेरर अटैक को हैंडल करने के लिए मार्कोस को बुलाया जाता है। लेकिन काफी लेट इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से मार्कोस को अटैक वाली जगहों पर पहुंचने में कई घंटों की देरी हो जाती है। मार्कोस 27 नवंबर की रात करीब 2 बजे मुंबई के INS अभिमन्यु पहुंचते हैं और वहां से 2 टुकड़ियों में बंटकर ताज और ओबरॉय होटल की कमान संभालते हैं। मार्कोस का सबसे पहला टास्क हॉस्टेजेस को सेफली वहां से रेस्क्यू करने का था। मार्कोस की एक टीम जो ताज होटल पहुंचती है, उन्हें वहां होटल के मैनेजर द्वारा होटल का नक्शा दिया जाता है, लेकिन नक्शे से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिलती। इसके अलावा ना तो उन्हें ताज होटल में मौजूद 4 आतंकियों के लोकेशन के बारे में कुछ पता था, ना ही होटल में छुपे लोगों के बारे में कोई जानकारी थी। मार्कोस की दूसरी टीम भी ओबरॉय होटल में इन्हीं मुश्किलों से जूझ रही होती है। इस सिचुएशन में मार्कोस की दोनों टीम्स के लिए ये काम अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। हालांकि अपनी जान की बाजी लगाकर मार्कोस ताज और ओबरॉय होटल में घुसकर आतंकियों की छानबीन करने लगते हैं। मार्कोस को तो आतंकियों के लोकेशन का कोई पता नहीं था, लेकिन आतंकियों को उनके हर एक कदम की खबर होती है। वो ऐसे कि मीडिया मार्कोस के हर एक एक्शन को लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है, जिस पर पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर की भी नजर थी, जो हर एक खबर फोन के जरिए आतंकियों तक पहुंचा रहा था। आतंकियों को मार्कोस की लोकेशन मिलते ही वो उनकी तरफ फायरिंग करना और ग्रेनेड्स फेंकना शुरू कर देते हैं।
जिसके काउंटर में मार्कोस ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। आतंकी इस काउंटर अटैक से सरप्राइज थे क्योंकि अभी तक उनका सामना केवल मुंबई पुलिस से हुआ था, जिनके पास साधारण बंदूकें थी, जिस कारण वो आतंकियों के मॉडर्न वेपन्स के आगे कहीं भी टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ मार्कोस का अटैक इतना जोरदार था कि आतंकी 4 कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्कोस ने ताज होटल से 150 और ओबरॉय ट्राइडेंट होटल से 200 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि दोनों ही जगहों पर अभी भी कई लोग फंसे हुए थे जो किसी भी पल आतंकियों के हमले का शिकार हो सकते थे। लेकिन इस दौरान राहत की बात यह होती है कि सुबह के करीब 5 बजे IL-76 एयरक्राफ्ट में सवार 200 NSG कमांडोज की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी होती है। NSG कमांडोज मुंबई पहुंचकर सबसे पहले मुंबई पुलिस और मार्कोस से अटैक रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और 3 टुकड़ियों में बंटकर ताज होटल, ओबरॉय होटल और नरीमन हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस तरह NSG का ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो शुरू हो जाता है। 27 नवंबर की सुबह 6 बजे कमांडोज की पहली टीम ओबरॉय ट्राइडेंट पहुंचती है, जिसकी कमान कर्नल BS राठी संभाले होते हैं। कर्नल राठी के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट कर्नल RK शर्मा और मेजर B भारत अपनी टीम को लेकर ओबरॉय होटल में दाखिल होते हैं। लेकिन मार्कोस की तरह NSG कमांडोज को भी आतंकियों और बचे हुए बंधकों की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो अपने ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए फ्लोर बाय फ्लोर चढ़ने लगते हैं। 19th फ्लोर पर पहुंचते ही आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। साथ ही ग्रेनेड्स फेंककर आतंकी पूरे फ्लोर पर धुआं कर देते हैं। इसी बीच NSG की दूसरी टीम ताज होटल की सिचुएशन को हैंडल कर रही होती है, जिसका नेतृत्व कर्नल सुनील शेरन कर रहे होते हैं, जिनकी कमांड में मेजर संजय खंडवाल और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भी होते हैं। ताज होटल के हालात ओबरॉय होटल से भी ज्यादा भयानक थे। यहाँ 4 आतंकी थे जिन्होंने ताज होटल के कई कमरों को आग के हवाले कर दिया था। ताज होटल आग की लपटों में जल रहा था और इसी आग और धुएं की वजह से कई फ्लोर्स पर कमांडोज का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आतंकियों को ढूंढकर खत्म करने और होटल में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए NSG को रीग्रुप होना पड़ा। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के 10 कमांडोज की टीम को लीड कर रहे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने होटल की सेंट्रल स्टेयरकेस के जरिए चढ़कर टेररिस्ट पर अटैक करने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक जब कमांडोज सेंट्रल स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ने लगे, तभी घात लगाए बैठे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे 7 गोलियां कमांडो सुनील कुमार चौधा को लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए। आतंकी उन पर और हमला करते इससे पहले ही सुनील को कवर देते हुए संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी टीम ने आतंकियों पर काउंटर अटैक कर दिया। जब आतंकी थोड़ा पीछे हटे तो संदीप ने टीम से सुनील को जल्द से जल्द फर्स्ट एड देने के लिए कहा और अकेले ही सीढ़ियों पर चढ़ गए। संदीप ने जाते हुए पीछे मुड़कर अपनी टीम से कहा, मेरे पीछे मत आना, मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर वो ऊपर चढ़ गए। संदीप और चारों आतंकियों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो गई। अकेले संदीप उन्नीकृष्णन आतंकियों से ऐसा भिड़े कि चारों आतंकी होटल के नदन एंड के कॉर्नर में छिपने को मजबूर हो गए। लेकिन इस मुठभेड़ में संदीप पर भी गोलियों की बौछार हुई थी, जिस कारण दुश्मनों को मार गिराने की कोशिश में उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। इसी दौरान 20 NSG कमांडोज की तीसरी टीम 27 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे नरीमन हाउस की लोकेशन पर पहुंच चुकी होती है। कमांडोज बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में घुसने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहां मौजूद दोनों आतंकी नीचे से ऊपर जाने के सारे एंट्री पॉइंट्स को हथगोलों से तबाह कर चुके थे। ऐसे में NSG बिल्डिंग में छत के ऊपर से घुसने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन 28 नवंबर की सुबह 7:30 बजे नरीमन हाउस की छत पर हेलीकॉप्टर से कमांडोज को एयर ड्रॉप किया जाता है। इसी बीच मीडिया कमांडोज के हर एक्शन की एक फोटो और वीडियो को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, जिससे कमांडोज की हर एक्टिविटी का पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को टीवी के जरिए पता चल रहा होता है। हैंडलर्स कमांडोज की हर एक एक्टिविटी की खबर फोन से आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। नरीमन हाउस में छुपकर बैठे दोनों आतंकियों ने कमांडोज की लाइव अपडेट मिलते ही उन पर ग्रेनेड्स फेंकना और फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसका निशाना कमांडो गजेंद्र सिंह बिश्त बने और वो वही शहीद हो गए। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, ताज होटल और नरीमन हाउस तीनों ही लोकेशंस पर कमांडोज काफी मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। आतंकी चूहे की तरह बिलों में छिपकर बैठे थे और लगातार छिपकर हमला कर रहे थे। इसलिए कमांडोज को दुश्मनों से लड़ने के लिए बहादुरी के साथ साथ समझदारी और चालाकी से भी काम लेना जरूरी था। कमांडोज ने समझदारी दिखाते हुए ओबरॉय होटल में आतंकियों को खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेट अटैक करने का प्लान बनाया, जिसके चलते 19th फ्लोर के एक कमरे में छिपकर बैठे दोनों आतंकियों पर कमांडोज अंदर से अटैक करते हैं, तो वही होटल के सामने एयर इंडिया की बिल्डिंग के 11th फ्लोर पर स्नाइपर्स को तैनात कर दिया जाता है। इस तरह आतंकी दोहरे हमले के बीच फंस गए। जिस कमरे में आतंकी मौजूद थे
उसकी खिड़की पर स्नाइपर्स की तरफ से कई राउंड्स फायर किए जाते हैं, जिसमें एक आतंकी फौरन ढेर हो जाता है। तो वही कुछ ही देर बाद बचे हुए दूसरे आतंकी को होटल में मौजूद कमांडोज मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह 28 नवंबर की दोपहर 3 बजे तक एनएसजी ने ओबरॉय ट्राइडेंट को आतंकियों की गिरफ्त से आजाद करवा लिया। लेकिन इसी बीच नरीमन हाउस में गजेंद्र बिश्त के शहीद होने से कमांडोज बेहद गुस्से में होते हैं। अपने साथी की जान का बदला लेने और बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए कमांडोज दोनों आतंकियों को ढूंढकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मेजर संदीप सेन को एक क्लू मिलता है और वो एक कमरे में 2 हथगोले फेंक देते हैं, जिसमें मौजूद एक आतंकवादी आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। अब दूसरा आतंकी बचा होता है, पर उसके पास भी बचने का कोई मौका नहीं होता। सभी बचे हुए हॉस्टेजेस को बाहर निकालकर नरीमन हाउस के अंदर कई हथगोले फेंके जाते हैं, जिनकी चपेट में आकर दूसरा आतंकी भी वही मरकर ढेर हो जाता है। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस अब सेफ थे, लेकिन ताज होटल में अभी भी कोहराम मचा होता है। मेजर संदीप के शहीद होने से निराश कमांडोज को अपने कर्तव्य का पालन करने और मेजर संदीप के हथियारों से बदला लेने के लिए एनएसजी चीफ जेके दत्त कमांडोज में फिर से जोश भर देते हैं। मेजर खंडवाल और उनके कमांडोज आतंकियों की खोज में होटल के चप्पे चप्पे को छानने लगते हैं। तभी उन्हें ताज होटल के वसाबी रेस्टोरेंट से गोलियों की आवाजें सुनाई देती है। कमांडोज ने बिना देर किए कई हथगोले वसाबी की तरफ फेंक दिए, जिससे वसाबी रेस्टोरेंट आग की लपटों में होता है और जान बचाने के लिए आतंकी जैसे ही सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, तभी कमांडोज चारों आतंकियों को गोलियों से छल्ली कर डालते हैं। इस तरह 29 नवंबर की सुबह 8 बजे तक ताज होटल भी सिक्योर हो जाता है। 10 में से 9 आतंकी मारे जा चुके थे और एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा जा चुका था। 26 नवंबर की शाम को शुरू हुआ ये मौत का खेल 29 नवंबर की सुबह खत्म हुआ। इस अटैक में 166 बेकसूर लोग मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 60 घंटों तक सांस रोककर बैठी मुंबई आखिरकार राहत की सांस लेती है। लेकिन 10 लड़कों का मुंबई में घुसकर ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम देना भारत के लिए एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। इस घटना ने भारत सरकार को अपनी सुरक्षा को लेकर सोचने के लिए फिर से मजबूर कर दिया। इस पूरी घटना के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में काफी वक्त तक हलचल रही। जहां वर्ल्ड मीडिया में इस आतंकी हमले की निंदा हो रही थी, तो वहीं महाराष्ट्र में मंत्रियों के इस्तीफों का दौर जारी था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उप मुख्यमंत्री आर पाटिल और देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं। इंडियन शेयर मार्केट क्रैश कर चुका होता है। मुंबई में फिल्मों की शूटिंग रोक दी जाती है और इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत से ऑनगोइंग टेस्ट मैच छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट जाती है। वही भारत की जनता इस हमले के लिए पाकिस्तान से बदला लेने के लिए भारत सरकार से अपील करती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारतीय सेनाओं के अध्यक्षों के साथ लगातार मीटिंग्स करते हैं। पहले गुप्त तरीके से पाकिस्तान में घुसकर लश्कर ए तैयबा के सेंटर को तबाह करने का विचार बनाया जाता है। फिर एयरफोर्स के जरिए हवाई हमलों से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को उड़ाने के बारे में सोचा जाता है, लेकिन अंत में कोई भी ऑपरेशन न करने का फैसला लिया जाता है। इस दौरान पाकिस्तान पहले इस अटैक में अपनी इन्वॉल्वमेंट को लेकर साफ इनकार करता है, लेकिन बाद में कई फोन रिकॉर्डिंग्स और पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब के बयान से जब साफ होता है कि 10 आतंकवादी लश्कर ए तैयबा के थे और हमले के दौरान उन्हें पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स से इंस्ट्रक्शंस मिल रहा था, तो भारत सरकार और यूएन के दबाव में पाकिस्तान की तरफ से लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही अमेरिका भी दाऊद सईद गिलानी और तहव्वुर हुसैन राना को इस हमले का दोषी मानते हुए अरेस्ट कर जेल में डाल देता है। भारत इस आतंकी हमले का बदला तो नहीं लेता, लेकिन आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2008 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्टैब्लिश किया जाता है। एनआईए को भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने का काम सौंपा जाता है। इसके अलावा एनएसजी के सेंटर्स को बढ़ाने का काम भी किया जाता है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के साथ साथ कई जगहों पर एनएसजी के सेंटर्स खोले जाते हैं, जिससे कमांडोज बिना किसी देरी के हमले वाली लोकेशन पर पहुंचकर सिचुएशन को संभाल सके। इसके अलावा आतंकवादी अजमल कसाब पर कई सालों तक ट्रायल चलता है, जिसके चलते पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा और इस अटैक्स को लेकर कई राजों का खुलासा होता है। ट्रायल के दौरान सैकड़ों बेकसूरों की जान लेने वाला आतंकी कसाब अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन इस अटैक के सर्वाइवर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव की गवाही की बदौलत 2010 में कसाब को फांसी की सजा देने का फैसला होता है और फाइनली 21 नवंबर 2012 को पुणे की जेल में कसाब को फांसी दे दी जाती है। उसकी मौत के साथ ही इस हमले के आखिरी आतंकवादी को भी